बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, हम अभी पिछली एपिसोड में तज़किरा कर रहे थे अर्तुग़रुल गाज़ी का और उनके बेटे उस्मान का, जिसने खुलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। बड़े तगड़े लोग थे, बड़े पक्के मुसलमान थे और इन्होंने 650 साल तक अपने उसूलों के ऊपर हुक्मरानी की है और खिलाफत चलाई है। मुसलमानों का झंडा और इस्लाम का झंडा इन्होंने बुलंद रखा है और दुनिया से हार नहीं मानी। बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारे इलाके फ़तह किए हैं और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया है। लेकिन उसके बाद फिर ज़वाल आया, ज़वाल लंबा होता चला गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है, जिसको मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। ये मुआहिदा क्या था? जब उस्मानिया खिलाफत का ख़ात्मा होता है तो बरतानिया अपने हलीफों के साथ मिलकर मजबूर करता है तुर्की को कि वो अपनी बाउंड्री में बंद हो जाए और 5 शराइत रखता है। वो 5 शराइत आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे उनके पास एक जगह पे वो फ्रेंच के अंदर वो लिखा हुआ है मुआहिदा, वो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। उस मुआहिदे के अंदर जो अहम चीज़ें हैं 5 हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। उसके जानशीनों को बाद में कत्ल किया गया, उनको गायब किया गया, उनको जिला वतन किया गया और उनके असासे ज़ब्त कर लिए गए। और इनके असासे जब ज़ब्त किए गए तो 3 बड़े आज़मों के अंदर बेशुमार मालो दौलत था, बहुत सारी जायदाद थी जो सारी बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के पास चली गई। उसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया, उसमें से इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया, खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के ऊपर एक और पाबंदी लगी कि पेट्रोल नहीं निकाल सकता या मादनियात नहीं निकाल सकता, अपने मुल्क में से भी और बाहर भी कहीं से नहीं निकाल सकता। ड्रिलिंग नहीं कर सकता चाहे पेट्रोल नीचे मौजूद है, ये सिर्फ पेट्रोल खरीदेगा। ये बहुत बड़ी ज्यादती थी उनके साथ हुई। बास्फोरस का एक उनके पास समुंदर है, साहिल समुंदर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी बंदरगाह है, उसको बैनुल अक़वामी करार दे दिया गया कि जो मर्जी यहाँ से जाए, जो मर्जी यहाँ से आए, तुर्की जो है वो टैक्स नहीं ले पाएगा। ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की के ऊपर लग गई। याद रखें कि नहर स्वीज़ जो है वो रीढ़ की हड्डी है दुनिया भर की तजारत की। इसी तरह ये बास्फोरस जो है ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पे आ जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब 100 साल के लिए ये मुआहिदा था कि 100 साल तक तुर्की इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर आपने कभी उम्रा किया हो या हज किया हो और आप तुर्कों को वहाँ पे उम्रे या हज पे आता हुआ देखें तो आप गौर करेंगे कि उनके हाथ में एक नक्शा होता है। अमूमन तुर्कों के हाथ में एक नक्शा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक हिजाज़ मुक़द्दस के ऊपर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में आने वाले लोगों की मेज़बानी की है और उनको इतना ज़्यादा इसके साथ लगाव और उन्स है कि वहाँ जब भी सऊदी अरब कोई नक्शे में तब्दीली करता है तो उनके मुआहिदे के मुताबिक वो एक एक पत्थर और एक एक ईंट उठाकर वहाँ वापस ले जाते हैं अपने मुल्क में। वहाँ पे बहुत बड़ा टॉप कॉपिया म्यूज़ियम है जो इस्तांबुल के अंदर है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप उसको जाकर देखें। आप सारा दिन भी घूमें तो आप उसको नहीं देख सकते। वहाँ पे उन्होंने तमाम चीज़ें पहुँचाई हैं ताकि उनके लोगों को याद रहे कि अल्लाह ताला ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी इनके पास 650 साल तक रखी है। वहाँ जब तुर्क जाते हैं तो उनके पास नक्शे होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि किस सहाबी का घर कहाँ है। वो नक्शे के ऊपर कंपास रखते हैं और कदम गिनकर चलते हैं और खड़े होकर दुआ करते हैं। बाद औक़ात जो अरबी शुरते हैं या पुलिस वाले, उनको शुरता कहते हैं, वो उनको रोकते भी हैं, पकड़ते भी हैं, नक्शा भी छीनते हैं। लेकिन वो तुर्क जो हैं वो ख़ास किस्म के इकट्ठे होकर लिबास में जाते हैं, एक तरह के दिखते हैं, एक तरह के जूते पहनेंगे, एक तरह के बैग्स पहनेंगे। वो बड़े इत्तेफाक के साथ जाते हैं और उनको और बड़ी अकीदत के साथ जाते हैं। और वहाँ पे मैंने ये महसूस किया और कई और लोगों से भी सुना कि तुर्क अक्सर खाना काबा को पकड़ के ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे, जो मेज़बानी का शरफ़ तूने हमें दिया था वो हमें वापस दे दे। तुर्कों की पिछले 100 साल की दुआएं हैं। उन्होंने खाना काबा और मस्जिद नबवी में रो रो के दुआएं मांगी हैं कि आप अल्लाह ताला हमसे नाराज़गी ख़त्म कीजिए और अपने नबी के सदक़े में हमें ये मेज़बानी वापस दे दीजिए। ये तुर्कों की ख्वाहिश है। अब ये ज़िम्मेदारी इस वक्त आले सऊद के पास है, जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, जो वहाँ के हुक्मरान हैं। लेकिन तुर्क ये कहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी हमसे छीन ली गई थी और हमें इस बात का शदीद अफसोस और दुख है। अब दोनों पाकिस्तान के बरादर मुल्क हैं, लेकिन तुर्कों की अपनी एक ख्वाहिश है, उसका भी हम एहतराम करते हैं, और एक ज़िम्मेदारी आले सऊद के पास है, उसका भी एहतराम करते हैं। लेकिन इन दोनों में से इसका अहल कौन है, इसका फ़ैसला आप सब अपनी जगह पे कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ।
अब 100 साल ख़त्म होने वाले हैं, तुर्की करेगा क्या? तुर्की सबसे पहले जो उसका प्लान है वो ड्रिलिंग शुरू करेगा तेल के लिए। बहुत सारी जगहों पे तुर्की में तेल मौजूद है, वो तेल निकालेगा, दुनिया को बेचेगा, या अपनी ज़रूरत का तेल फ़ौरन निकालेगा और इसमें खुद कफील होने की कोशिश करेगा। दूसरा, वो बास्फोरस के समंदर पे टैक्स लगाएगा। वो टैक्स लेने की कोशिश करेगा, जो जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं उनसे कहेगा कि 100 साल मुकम्मल हो गए, अब आप टैक्स दें, टैक्स दिए बगैर हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। उसके अलावा तुर्की एक नहर बनाने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम इस्तंबुल कैनाल रखा गया है। ये कैनाल जो है ये मुस्तकबिल के अंदर आने वाले 5-7 साल के अंदर ये नहर स्वीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नहर बन जाएगी। दुनिया भर के जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे और तुर्की टैक्स वसूल करेगा, टोल वसूल करेगा और इतना पैसा कमाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये तो है तुर्की की इकॉनमी की सिचुएशन आने वाले वक्त में। दूसरा, आपने गौर किया होगा कि तैयब उर्दगान ने एक काम शुरू कर दिया। फ़लस्तीन में कुछ होता है, सबसे पहले शोर मचाते हैं। इनका एक शिप भी गया था, आपको याद होगा, अद्वियात और मदद का सामान लेकर गज़ा तक। पाकिस्तानी सहाफ़ी भी उसमें गए थे। तो ये जिस पे इसराइल ने हमला भी किया था, तो गज़ा तक इन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की उनकी मदद करने की। और ये तुर्कों की हमेशा तुर्कों की कोशिश है तैयब उर्दगान की क़यादत में कि फ़लस्तीन का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़े। दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती या जुल्म होता है, तुर्की सबसे पहले खड़ा होता है, कश्मीर के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाता है। और जहाँ पे भी, यानी अभी कुछ अरसा पहले बर्मा में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, म्यांमार में, उसका नया नाम म्यांमार है, पुराना नाम उसका बर्मा है, वहाँ जो मुसलमानों के साथ वहाँ की हुकूमत ने किया, तो तैयब उर्दगान और उनकी वाइफ ने अपना रोल प्ले किया। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में अपना एक मुकाम पैदा करें। उनको इसकी क्या ज़रूरत है, इसको गौर से समझिए। तुर्की एक बहुत बड़ा प्लान लेकर चल रहा है। वो माशी लिहाज से अपने आप को मजबूत कर रहा है। उसने चीन के साथ अपने ताल्लुकात बहुत मजबूत कर दिए हैं। मुस्लिम दुनिया में एक ही एटमी ताकत है, पाकिस्तान, उसके साथ उसने गहरी दोस्ती बना ली है। अक्सर उनके लोग यहाँ विजिट करते हैं, तुर्क सदर भी आते रहते हैं, तैयब उर्दगान खुद आते हैं यहाँ पे। तो ये सूरत हाल वो समझ रहे हैं और प्लान करके चल रहे हैं कि हमें किस किस की मदद की ज़रूरत मुस्तकबिल में होगी। और तुर्कों की एक ख्वाहिश है कि खाना काबा और मस्जिद नबी की जिम्मेदारी उनको वापस मिले। क्या ये जिम्मेदारी उनको वापस मिलेगी? सऊदी अरब ऐसा कभी नहीं चाहेगा। अब ये मामला चला जाएगा वोटिंग के ऊपर। ईरान का वोट बहुत अहम है, पाकिस्तान का वोट बहुत अहम है, भारत बड़ा अहम हो जाएगा, उसमें मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। सेंट्रल एशियन ममालिक, उनकी बड़ी अहमियत है। मुसलमान मुल्कों का जो है, मैं वोट की बात ऐसे कर रहा हूँ कि ये कोई बैलेटिंग नहीं होनी, लेकिन ये चीज़ें तय तो होनी है कभी ना कभी, कभी ना कभी ये चीज़ें तय तो होनी है और चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं। आज तक सऊदी अरब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, या जिसकी वजह से सऊदी अरब अपने आप को महफूज समझता था, या सऊदी अरब की मैं बात नहीं कर रहा, जो अरब के असल रहने वाले खित्ता अरब के अरब लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आले सऊद की। आले सऊद अपनी हिफाजत और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती करते हैं और उनकी दोस्ती बड़ी तगड़ी है। जितने भी तेल के कुएँ जहाँ से तेल निकल रहा है वो अमेरिकन कंपनियाँ निकाल रही हैं। ये दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इनकी इकॉनमी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका को तो सऊदी अरब नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, लेकिन सऊदी अरब को अमेरिका प्रोटेक्शन देता है, अपने इत्तेहादियों के ज़रिए से भी देता है। अब ये तो है सऊदी अरब का बंदोबस्त, उनके ताल्लुकात, और यूरोपियन ममालिक से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत सारी दुनिया को पेट्रोल दिया है। पाकिस्तानी बेशुमार वहाँ पे नौकरी करते हैं, इंडियंस वहाँ पे नौकरी करते हैं, बांग्लादेशी वहाँ पे नौकरी करते हैं, तो उनकी इकॉनमी बहुत मजबूत है। तुर्की जो है वो, उसकी इकॉनमी उतनी बड़ी नहीं है अभी, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ी होने जा रही है। 2023 के बाद जब मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो तगड़े हो जाएंगे। अब मामला ये है कि तुर्की ने भी अपने हलीफ पैदा करने शुरू किए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक, और सेंट्रल एशियन ममालिक भी। रशिया के साथ उसने अपने ताल्लुकात अच्छे किए हैं। अब नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, और जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं वो सबके सामने हैं। पाकिस्तान को, आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया था, पाकिस्तान मलेशिया नहीं जा पाया था। तो हर कोई अपना अपना जोर लगा रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो अमेरिका की कमज़ोरी वाक़या हो रही है, और इस बात पे सऊदी अरब को बहुत तशवीश है। और कुछ अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो आपसी उनके ताल्लुकात हैं वो भी उस तरह के नहीं रहे। उसका रीज़न ये है कि अमेरिका के सऊदीया से जितने ताल्लुकात हैं वो सारे तेल की वजह से हैं। तेल उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है।
अमेरिका के ताल्लुकात मफाद के होते हैं। अब वो तेल की बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल आपके सामने है और वो जल्दी संभलती नज़र भी नहीं आ रही। तो इस सिचुएशन में अमेरिका को मज़ीद बोझ उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। कोरोना वायरस के बाद अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका की इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका को संभलने के लिए अब बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी दरकार होगा, मैन पावर भी दरकार हो गई, बहुत सारी मेहनत भी उनको करनी पड़ेगी और वापस उनको उस मुकाम पे आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। चाइना ने अपने आप को संभाल लिया है और एक तगड़े हरीफ के तौर पे वो अमेरिका के सामने आके खड़ा है। चाइना के साथ तुर्की के ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, इवन सऊदी अरब ने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए। तो मेरे ख्याल में जो अगला प्लेयर होगा इस सारी सिचुएशन में वो चाइना होगा। यूनाइटेड स्टेट के पास कुछ ना कुछ शेयर तो रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़े प्लेयर के तौर पे आने वाले सालों में, जब तक ये मामला तय हो रहे होंगे 2023 2024 में, तो दुनिया की इस नई शबबंदी में चाइना एक बड़े प्लेयर के तौर पे होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैसला साजी के अंदर उसका अपना एक रोल होगा। अमेरिका का वो रोल अब फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा, टेक्नोलॉजी में नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट्स में नहीं कर पा रहा, और डॉलर की सिचुएशन भी फ्यूचर में वो नज़र नहीं आती जो माजी में नज़र आई है। और कोरोना के बाद तो वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हुए हैं। अमेरिकन खुद सोचेंगे कि उनको अब किस तरफ जाना है। तो सऊदी अरब के साथ उनका तेल का एक रिश्ता था, जो रिश्ता अब कमज़ोर होता जाएगा और ज़्यादा कमज़ोर इसलिए हो जाएगा कि आने वाले वक्त में तेल की वो कीमत नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाएंगी और लिथियम के बहुत बड़े बड़े ज़खायर जो हैं वो इधर सेंट्रल एशिया में हैं और ये सारे ज़खायर पहुंचेंगे चाइना में और नई प्रोडक्ट्स आएंगी दुनिया में। तो तेल की और डीज़ल की खपत में कमी होगी और जब इनमें कमी होगी तो ये सस्ती चीज़ें बिकेंगी, ये मसनूआत पेट्रोलियम सस्ती हो जाएंगी। जब ये सस्ती हो जाएंगी तो एक वक्त आएगा कि इनको निकालने का खर्चा ज़्यादा होगा और इनकी कीमत कम होगी। तो उस वक्त फिर वो ममालिक जिनका इन्हिसार तेल के ऊपर है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, जिनका इन्हिसार तजारत के ऊपर है, टूरिज़म के ऊपर है, इजादात के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो तुर्की इस मामले में सऊदी अरब से आगे है। अब ये एक अभी सिचुएशन तो ऐसी डेवलप नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में ये सिचुएशन बन सकती है। और पाकिस्तान किस तरफ होगा उसका एक वाज़ेह इशारा पाकिस्तान टेलीविज़न पे चलने वाला एक ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी है, जो पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है, ऐसे ही नहीं चलाया जा रहा। तो उसको देखें ज़रूर और समझें कि हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और हम किस तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि क़यामत से पहले खिलाफत कायम होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये रिसर्च जो मैंने अभी की मेरी टीम के साथ मिलके और आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, अगर आपको पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और अच्छा काम करें। बहुत शुक्रिया।